हाय गाइस, आज हमारे साथ है मोनिका मलिक। मोनिका मलिक एक नेशनल लेवल शूटर हैं, फिजिक्स स्कॉलर हैं और अब एक सोलो ट्रैवलर हैं। तो मोनिका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मनदीप मेरे को बुलाने के लिए। हे गाइस। हाय। तो मोनिका, सबसे पहले आप हमें बता पाएंगे उस प्रोसेस के बारे में जहां आप एक नेशनल लेवल शूटर थी, उसके बाद आप में ट्रांजिशन आई, आप एक फिजिक्स स्कॉलर बनी, उसके बाद आप इंग्लिश ट्यूटर बनी और अब आप एक सोलो ट्रैवलर हैं। तो इस पूरी ट्रांजिशन में आपने कुछ ऐसा खोया या फिर पाया, कुछ गेन्स या रिग्रेट्स रहे हैं आपके? शुरू का ही क्वेश्चन इतना भारी, बट श्योर गेम्स बहुत थे। मैं बहुत यंग थी जब मैंने राइफल शूटिंग स्टार्ट करी, कुछ 12-13 साल की थी मैं। तो मैंने 7 नेशनल्स खेले, तमिलनाडु का स्टेट का रिकॉर्ड बनाया, स्कॉलरशिप पे मैं चंडीगढ़ गई कॉलेज में। तो आई थिंक ये बहुत गेन था। बहुत कम उम्र में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक जा रहा है, लाइफ इज गुड। बट देन उसके बाद मैं गोवा आ गई थी, मेरी फैमिली गोवा में है और यहाँ पे कोचेस भी नहीं थे, काफी रीजंस थे। मैंने शूटिंग छोड़ के फिजिक्स ज्वाइन कर लिया। शुरू में फिजिक्स भी बहुत कमाल की थी। शुरू में क्या, लास्ट तक जब तक मैंने करी फिजिक्स बहुत ठीक थी। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करा था अंडरग्रेड में, मास्टर्स करी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। ट्रैवल हो गया मेरी लाइफ में, वो तो बेस्ट चीज़ था। रिग्रेट्स तो बहुत हैं, वी विल गेट टू देम। ठीक है मोनिका, इस पूरे प्रोसेस पर मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट इज सोलो ट्रैवलिंग? इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि सोलो ट्रैवलिंग क्या है? सोलो ट्रैवलिंग क्या है? मैं तुझे स्पेशली कॉल करूंगी जिस दिन मैं समझ जाऊंगी। अभी तक के लिए तो अकेले जाना है, बट अकेले होना नहीं है। बहुत यूजुअल होता है ये चीज, लोग पूछते तुम अकेले गए थे, तुम्हारी फोटो किसने ले ली, ये किसने कर दिया। बट सोलो ट्रैवलिंग इज कि तुम अपनी तरफ से अकेले गए हो, बट तुम अकेले नहीं हो। इस पूरे प्रोसेस में कुछ नए एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहें हमें? आई थिंक हर दिन नया होता है। मैं जब पहली बार भूटान गई थी, मेरे लिए बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। मुझे लगा था कि हमने इतनी मूवी देखी है, मैंने तो बॉर्डर देखी है, तो मुझे लगा था कि मैं रात भर वेट करूंगी, सुबह कहीं इंडिया का झंडा दिखेगा, ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। बट कुछ भी नहीं था। एक दरवाजा था, इधर इंडिया और उधर भूटान। और मैं बैग उठाई, अंदर चले गई और एक एक्सरे मशीन थी जिसमें से बैग स्क्रीन हुआ और बस। तो मुझे लगा बस आ गया भूटान, इतना ही था। तो मेरे दिमाग में था कि कुछ एक अलग कंट्री है, कुछ तो अलग होगा। कुछ भी नहीं। तो मैंने वापस से आया, दरवाजे से जो बड़ा गेट था उससे बाहर आई और मैं वापस अंदर गई फिर। और पुलिस वाला भी पूछ रहा अभी तो गए थे। तो मैंने कहा मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि मैं फॉरेन लैंड पे हूँ। तो 2-3 बार वहां चक्कर काटने के बाद मुझे लगा कि अच्छा मैं भूटान में हूँ। फाइनली मेरे को असर तब हुआ जब मैंने पीच वाइन पी ली वहां की, रात को अकेले एक बार में बैठ के, जो बड़ा ही ऐसे शेडी सा लग रहा था। रेड लाइट थी, बहुत सारे भैया और अंकल्स थे और मैं अकेली लड़की कॉन्फिडेंस में चली गई वहां। तो बट आई थिंक जब मैं वहां बैठी थी तब मुझे लगा कि ठीक है, अब मैं अपने घर में भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सेफ भी हूँ। यहाँ के लोग भी अलग थे, उनकी बातें भी अलग थी और सोचने में सिर्फ एक एक गेट जो इंडिया को और भूटान को अलग करे हुए था। तो मेरी लाइफ का आई थिंक चेंजिंग मोमेंट वही था। अच्छा, इस पूरी थ्योरी से हमें ये पता चल रहा है कि काफी नए एक्सपीरियंस आते हैं, बट मेरा सवाल ये है कि इस पूरे उस प्रोसेस में आप कौन कौन सी कंट्रीज या प्लेसेस विजिट किए हैं? मैंने भूटान देखा है, नेपाल देखा है, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। मैं जो भी कई नई कंट्री में जाती हूँ तो कम से कम 1 महीना या 2 महीना, 3 भी महीने, जितना वीजा या जितना टाइम मिल सकता है उतना लेकर जाती हूँ। इंडिया के 20 स्टेट्स मैंने कवर कर लिए 28 में से। तो मेरी ट्रैवल बहुत स्लो है, तो इसलिए मैंने बहुत सारी कंट्रीज कवर नहीं करी हैं। अच्छा, आर देयर एनी वियर्ड एक्सपीरियंसेस जो आपने अपने इस प्रोसेस में या ट्रांजिशन में या सोलो ट्रैवलिंग में फेस किए हैं? वियर्ड पता नहीं, शायद फनी। अन्नपूर्णा का बेस कैंप करने की सोची थी मैंने लास्ट ईयर और मैं गई भी थी। वहां जाते जाते मुझे लगा कि मैंने एक ब्लॉग पढ़ा कि थरोंगला भी पास होता है, जो अन्नपूर्णा के ही पहाड़ में उससे ऊपर है थोड़ा। तो ऐसे ही मैंने ठान लिया मन में कि चलो ये करेंगे। और मैं अकेले निकल गई, मैंने कोई गाइड भी नहीं लिया, कोई पोर्टर भी नहीं लिया, मेरे साथ कोई था भी नहीं। बस मुझे बेसिकली पता भी नहीं था कहाँ जाना है। एक मुझे मैप मिला था जिसपे ट्रेल मार्क थी। तो वो आई थिंक सबसे बेस्ट भी था। इतना सन्नाटा जहाँ पे मतलब मेरे को लगता है कि मेरी आवाज निकलेगी क्या, मुझे बोलना आता है क्या। और इतना डेंजरस कि एक वाटरफॉल है, तो मुझे लग रहा था कि यही उड़ा के गिरा देगा मुझे कहीं। तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा स्कैरी भी मेरे लिए वही एक्सपीरियंस था।
कैसे चूज करती हैं कि आपको नेक्स्ट कहाँ विजिट करना है? आई थिंक प्रोसेस में बहुत तरीके होता है। किसी का कोई एक फोटो देख लिया आपने तो मन करता है यहाँ जाएंगे। मेरा बहुत रैंडम है, मेरा जहाँ मन करता है मैं चली जाती हूँ। आई लव बीइंग सरप्राइज्ड। मैंने किसी किताब में पढ़ा होता है किसी जगह के बारे में तो मुझे वो देखना है। मैंने एक नदी के बारे में पढ़ लिया तो मुझे वो नदी देखनी है। मैंने कोई पहाड़ के बारे में पढ़ लिया तो मुझे वहाँ जाना है। ये सारा बिल्कुल रैंडम है। मैं बस एक टिकट बुक करा लेती हूँ शुरू की जगह की और एंड की वापस आने की, क्योंकि मुझे पता है कि एटलीस्ट पैसे खत्म हो जाएंगे तो मेरे पास बैक टू होम का टिकट होगा। उसके बीच में मुझे कहाँ जाना है यूजुअली मुझे पता नहीं होता है। एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि 2-3 जगह देखनी है, बट आई लेट इट प्लान इटसेल्फ आउट और आई लव बीइंग सरप्राइज्ड। तो मेरा तो प्लानिंग प्रोसेस बहुत इजी है। कोई किताब पढ़ ली एंड एक नाम पकड़ लिया। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग सोलो? तो कितना कुछ बेनिफिट हमें मिलता है अगर हम सोलो ट्रैवलिंग पे जाते हैं? काफी सारे एक्चुअली। टू नेम अ फ्यू, अगर मैं किसी के साथ जाती, सपोज तू और मैं ही साथ चलते, तो हम आपस में ही बात करते सबसे पहले तो, अरे मनदीप ये देख, अरे वो देख, ये देखा क्या। जब मेरे साथ कोई होता नहीं है तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी लोगों से। मुझे रास्ता पूछना पड़ेगा, मेरे को खाने के लिए पूछना पड़ेगा। लैंग्वेज नहीं भी होती है एक कॉमन, फिर भी समझाना पड़ता है। मैं वेजिटेरियन हूँ तो चिकन नहीं बोल पाती मैं कई बार, तो ऐसे पक 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 ना ना कि मुझे चिकन नहीं खाना, मुझे बीफ नहीं खाना। तो आई थिंक जब मैं शुरू में ट्रैवल करने लगी थी तो बहुत बहुत शर्मिली थी। एंड घर में नहीं थी मैं, घर में तो आई थिंक इतनी बात करती थी कि मेरी माँ बिलीव नहीं करती, बट बाहर जा रही थी तो मुझे लगा कि अच्छा कॉन्फिडेंस है नहीं, एकदम चुप चुप। शुरू में हॉस्टल में लोग आए तो मैं एकदम चुप, बट इवेंचुअली मेरी कम्युनिकेशन बेटर हो गई क्योंकि वही एक रास्ता है टू सस्टेन ऑन रोड। सेकेंड, मेरी आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बेटर हो गई। आप जस्ट बिकॉज ट्रैवल करते हो का मतलब नहीं आप 12 बजे उठोगे, आप 1 बजे उठोगे, आप हर रोज पार्टी कर सकते हो। लाइफ में उतना ही डिसिप्लिन तब होता है। हम एक वक्त घर आ जाएंगे, सुबह जल्दी उठकर चले जाएंगे, कहीं का सनराइज अच्छा है। तो मेरी लाइफ में डिसिप्लिन बना रहा। मनी मैनेजमेंट आ गए। आई रियलाइज कि मुझे बहुत ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सो लॉन्ग मेरे एक्सपेंसेस मैं कम करती जाऊँ, वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी आ गई, जो चीज़ शायद यहाँ नहीं आती, मुझे घर में भी आ जाती। ऐसा नहीं कि घर में रह के मैं कभी इंडिपेंडेंट ही नहीं होती, बट मुझे लगता है कि जो सेल्फ रिलायबिलिटी मुझे बाहर घूम कर आई है वो शायद एक यूनिक एक्सपीरियंस था। कोई मेजर चैलेंज आए हैं सोलो ट्रैवलिंग के दौरान या इस पूरे प्रोसेस में आपको? काफी एक्चुअली। एज एन इंडियन मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। मैं बोल भी सकती हूँ कि अच्छे पैसे की कमी हो सकती है, बाहर सेफ्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी जो आई थिंक दिक्कतें सब फेस करते हैं अपने घर वालों की मंजूरी। अब क्यों वो लगती है, क्यों वो चाहिए, सब तो घर छोड़ के नहीं भाग सकते ना, कि मैं तो पागल हूँ मैं भाग पड़ी, सब नहीं भाग सकते। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत है घर से निकलने तक का सफर। बात का तो बहुत आसान है। आई एम 28 नाउ, तो मैं 25 की थी जब मैं रिटायर हो गई। मैंने सोच लिया कि ठीक है, मैंने ट्यूशन सेंटर खोल लिया था, मैंने एयरबिनबी चला लिया था, अब मैं रिटायर हो रही हूँ। तो जब मैंने अनाउंस करा था घर में कि मेरे को रिटायरमेंट चाहिए, तो बहुत फनी था कि अभी से क्या रिटायर हो रही है, अभी तो शुरू हुआ है तेरी लाइफ। उनको वो समझाना बहुत मुश्किल था कि मेरे लिए बस है, अब मुझे घूमना है। क्योंकि आप पूरी लाइफ प्लान करते हो कि 40 का होके 50 का होके सेविंग्स लेके तब जाऊंगा। तो एक 25 साल की 24 साल की लड़की जब बोल रही है कि मेरा हो गया, मैंने कमा लिया, मैं जा रही हूँ, तो आई थिंक वो समझाना बहुत मुश्किल था। मैं 26 की थी जब मेरा डिवोर्स फाइनल हो गया था, तो वो समझना ही बहुत डिफिकल्ट था। और फिर समझाना कि मेरी ट्रैवल और मेरी शादी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी शुरू में। आई थिंक पत्थर नहीं था, उसके अपने अलग रीजंस थे, बट हाँ ये भी चीज़ है कि शायद वो एक चीज़ रह गई है मेरी ट्रैवल के चक्कर में। यार मेरा अगला सवाल ये है कि जब हम सोलो ट्रैवल करते हैं तो हम अपने फंड्स को कैसे अरेंज करते हैं? क्या वो पेरेंट्स स्पॉन्सर्ड होता है या हम पहले खुद कुछ कमाते हैं या सेव करते हैं, या फिर वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है? आई थिंक तीनों का। तीसरा बिंग कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो आप तब भी कमाते रहो। पेरेंट्स पे पूरी उम्र तो आप रिलाई नहीं कर सकते हो। आई मीन अगर आपके पेरेंट्स आपको इतने पैसे दे रहे हैं कि जाओ भाई घूमो, तो बहुत अच्छा है। मेरे घर वाले तो नहीं दे सकते, वो इतना बोल दिए कि तू घूम ले इस बस,
हालांकि मुझे उतना भी, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कभी फोन करूं कि मुझे एक 10,000 की जरूरत है तो मिल जाएंगे, बट मैं बार बार मैं ही नहीं कर सकती हूँ। और आई थिंक आप करोगे भी नहीं जब आप ट्रैवल करते हो। सेल्फ रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी कहाँ कहाँ तक आएगी अगर आप डिपेंडेंट ही रहोगे पेरेंट्स पे। तो आई थिंक खुद की सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपको जब ट्रैवल कर रहे हो कितना भी सेविंग्स ले जाओ खत्म होंगी ही होंगी। चाहे एक दिन एक अच्छे स्पा चाहिए, एक दिन तो बहुत अच्छा खाना चाहिए, एक दिन तो लग्जरी चाहिए, एक दिन में इतनी जल्दी सेविंग्स चली जाएंगी। तो यूड हैव टू हैव वेज कि आप ट्रैवल करते हुए कमा लो। फिर मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने कोई एडिशनल स्किल्स डेवलप करी अपने इस ट्रांजिशन में या बीइंग ए सोलो ट्रैवलर? श्योर, कुछ चीजें हैं जो मैं ट्रैवल करते करते सीख गई, बट कुछ चीजें थी जो मैंने थोड़ा टाइम लिया था प्रिपेयर करने के लिए। तो आई रिमेम्बर जब मैं नेपाल में ही थी तो आई टोल्ड माई मॉम कि 1 महीने में मैं जा रही हूँ घर से। आई मीन मैं मम्मी के पास में घर में रहती थी, तो मैंने उसे लीज करा हुआ था कि मैंने अपनी लैंडलेडी को भी मैसेज कर दिया कि 1 महीने में, ये मेरा ऑफिशियल लेटर समझ लो कि मैं तो खाली कर रही हूँ। मुझे लगता है कि वो 1 महीना शायद सिर्फ मेंटली प्रिपेयर करने के लिए था कि अभी चले जाओ, अगर लंबा टाइम देते जाऊंगी मैं अपने आप को जाऊंगी नहीं। बट आई न्यू कहीं ना कहीं कि मुझे ट्रैवल ही करना है। तो मैंने एक ट्यूशन सेंटर खोला था जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, ताकि मेरी कुछ टीचिंग स्किल्स आ जाए। और वो मेरे काम पे है जब मैंने वॉलंटियर करा नेपाल में, थाईलैंड में, छोटे छोटे गांव में जाके। वो हमें रहने की जगह दे देते हैं, खाने के लिए खाना मिल जाता है, पैसे नहीं है बट दैट स्टिल ओके, आपको कल्चर समझने मिलता है, लोकल्स के साथ रहने खाने मिलता है। और मैंने एक एयरबिन भी चलाया था जिसको बाद में भी यूज किया। मैंने कुछ हॉस्टल्स मैनेज किए श्रीलंका में एक जगह में। आई थिंक जो क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती थी, इसी स्किल को फर्दर यूज करके मैं एक फैमिली के साथ कंबोडिया में ऑ पेयर भी थी। मतलब मेरा काम था बच्चों को कहानियां सुनाना, सिर्फ शाम को कहानियां सुनाना, ब्रेकफास्ट में उनकी कहानियां सुनना। और उन्होंने मुझे एक स्टूडियो अपार्टमेंट दे दिया था, तो और बोर्ड गेम्स खेलना बच्चों के साथ। तो उनके पास फुल टाइम नैनी थी, मेरा काम वाज उनको इंटेलेक्चुअली एंगेज करना, दिन में 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को। मैंने वेब डिजाइनिंग सीखी थी, तो श्रीलंका में ही एक हॉस्टल में रुकी थी मैं। तो उन लोगों ने मुझे 1-1.5 हफ्ता होस्ट किया और मैंने उनके लिए वेबसाइट डिजाइन करी। तो आई थिंक वंस यू स्टार्ट ट्रैवलिंग यू विल रियलाइज कि आपकी स्किल्स किसी के काम आ सकती हैं। कोई लोग भी आपके काम आ सकते हैं, बार्टर सिस्टम के जैसे, और लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार भी हैं। तो हर चीज का आप पैसे से 50-50 नहीं कर सकते हो। तो कुछ स्किल्स चाहिए जो आपको या तो सर्वाइवल स्किल्स में काम आएंगे, या तो आपकी सोशल स्किल्स में काम आएंगे, या तो होस्ट ढूंढने में काम आएंगे, जो आपकी आई थिंक वैल्यूज को भी समझेंगे और जो आपको वो चीजें भी देंगे जो आपको चाहिए, जैसे कि घर और खाना। यार मेरा अगला सवाल ये है कि कोविड-19 का कितना इम्पैक्ट है ऑन ट्रैवलिंग, स्पेशली ऑन सोलो ट्रैवलिंग, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अब एक फाइनेंशियल और हेल्थ क्राइसिस के अंदर जा चुका है। आई थिंक बहुत चीजें बदलेंगी। जब मैं गोवा आई थी तो कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी और ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर, तो एक बात चल रही थी कि गोवा गवर्नमेंट परेशान थी कि गोवा इज जस्ट नोन फॉर इट्स हिप्पी कल्चर। अब वो हिप्पी की डेफिनेशन मुझे आज तक समझ नहीं आई है, बट कि हमें क्लीन करना है अपना टूरिज्म को, हमें एक क्वालिटी टूरिस्ट चाहिए, या तो कुछ हद तक मैं वो भी समझ रही थी पॉइंट ऑफ व्यू। गोवा में न्यूड बीचेस भी थे कुछ टाइम पहले तक, गोवा बहुत ज्यादा सेफ था, अभी भी है, बट चीजें तो बदल रही हैं। तो एक बस एक ऐसी बात थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है मैं देख रही हूँ कि ऐसा ही हो रहा है। एकदम से सारे हॉस्टल्स नहीं खुल सकते, डॉर्मेट्रीज नहीं खुल सकती, तो बैकपैकिंग बहुत लिमिटेड हो जाएगी। आप एयरबिनबीज में उतना नहीं रुक सकते जितना पहले रुकते थे, उनके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल दी। एयरबिनबी आल्सो हैज टू गिव कुछ एक पैसा जो सरकार को जाता है। तो आई थिंक पीपल विल वांट कि या तो वो उन होटल्स में रहें जो टूरिज्म के अंडर आते हैं, या एयरबिनबी अपना रेट बढ़ाएगी ताकि उनका कॉस्ट उतना ही रहे जितना उनका पहले था। तो आई थिंक एक लग्जरी हो गया अभी ट्रैवल, या होता जाएगा। आप बहुत ज्यादा ट्रेन्स में नहीं जा सकते हो, बस पकड़ के लटक के नहीं जा सकते हो, गाड़ी तो सबके पास नहीं है, और जिसके पास है भी, आई मीन मेरे पास एक गाड़ी है लेकिन डीजल इतना महंगा, अगर मैं रोज भी रोड ट्रिप पे जाऊँ रोज 1,500-2 हज़ार का तेल चलेगा। तो आई थिंक ट्रैवल धीरे 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 इफ नॉट लग्जरी एटलीस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा, कि सब लोग नहीं कर पाएंगे जैसे पहले कर पा रहे थे।
मेरा अगला सवाल ये है कि कैन यू नाउ ट्रेवल ऑन द सेम स्पीड यू वर ट्रेवलिंग अर्लियर? आई थिंक डेफिनेटली यस, बिकॉज मेरी ट्रैवल पहले भी बहुत स्लो थी. एज आई टोल्ड यू, मैं कोई भी कंट्री में जाती हूँ तो बहुत टाइम लेकर जाती हूँ. कोई भी सिटी में जाती हूँ तो 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन लेकर ही जाती हूँ. वो मैं अभी भी कर सकती हूँ. आई थिंक इट डज अफेक्ट पीपल जो जिनके पास टाइम कम था या जो वीकेंड गेट अवेज करते थे, तो उनके लिए शायद डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स ही है कि आप लॉन्गर स्टेज बुक करो. एज फॉर मी आई थिंक इट्स ओके. अगर मैंने कोविड टेस्ट दे दिया और मैं एक स्टेट में 2 हफ्ता 3 हफ्ता एक जगह रुक गई हूँ, तो आई थिंक इट्स स्टिल ओके. मुझे ज्यादा उस चीज से फर्क नहीं पड़ता. ठीक है यार, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब आप सोलो ट्रैवलिंग कर रही हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके व्यू में अमेजिंग है या बियर गर्ल्स मोमेंट्स आप उसे कह सकें, ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ? आई थिंक बहुत सारे. जो आपको ट्रैक बताया अन्नपूर्णा का, वो तो सबसे ज्यादा इंटेंस था. ऐसा कोई दिन नहीं गया जहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं आ गई हो, मैं फिसल नहीं गई हूँ, कुत्ते बिल्ली मेरे पीछे नहीं भाग रहे हो, याक्स मेरे पीछे नहीं भाग रहे हो, और मैं मेरा बैकपैक लेके बेचारी मेरी बोतल फूटी हुई लेकर भाग रही होती थी. तो आई थिंक वो थोड़ा स्कैरी था. इतना ज्यादा डेंजरस नहीं था. शायद मेरे दिमाग में भी था कि मैं अकेली हूँ, तो मुझे लग रहा है कि पेड़ भी भागेंगे मेरे पीछे. एक बार हिमाचल में भी हुआ था कि मुझे किसी ने बताया था कि नदी है और पीछे एक डैम है और इन दिन वो खुलेगा या कुछ एक ऐसी बात थी, और मैं अकेली जोश में चली गई और मुझे पता भी नहीं चला वो इतनी बड़ी नदी थी कि मैं उसमें कब उतर गई और मुझे ऊपर चढ़ना नहीं आया. तो वो भी आई थिंक बहुत बार ऐसे होता है कि मैं कहीं तो जंगलों में कहीं अकेले फंस चुकी होती हूँ, बट अभी तक सेफ हूँ. आगे देखो. चलिए, थैंक यू सो मच मोनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए. उम्मीद करते हैं आपकी सोलो ट्रैवलिंग जल्दी वापस लौटेगी ट्रैक पर. थैंक यू मनदीप. टेक केयर. बाय गाइस.